नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना सीखेंगे कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से। तो सिंपल सा ये है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले स्फीयर का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो स्फीयर को कैटेगरी में बांटा गया। कभी कभी ध्यान से देखें हॉलो स्फीयर, यहाँ पर दो टाइप का स्फीयर है, एक है क्या हॉलो स्फीयर है। अच्छा, हॉलो स्फीयर में भी दो तरीक़ा से होगा, कभी कभी सेल के नाम से भी जाना जाएगा या फिर हॉलो स्फीयर के नाम से जाना जाएगा। इसमें भी दो कैटेगरी में ऐसे बना देते हैं। जैसे देखिए, एक तो सिंपल सा ऐसे रहेगा कि ये स्फीयर है, इसका थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल के बराबर रहेगा। ये इसका जो मोटाई है वो थिकनेस होगा, वो लगभग नेग्लिजिबल के बराबर रहेगा। तो इसको कभी कभी क्या कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है। तो अगर आपको अगर स्फेरिकल सेल का नाम से बोला जाए तो आपको समझना क्या चाहिए कि वो हॉलो स्फीयर है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। जैसे एक और हॉलो स्फीयर में क्या होगा, जैसे कि ये स्फीयर है, इसमें बोलेगा कि इनर रेडियस क्या है R1 है एंड आउटर रेडियस क्या है R2 है। इसका थिकनेस जो है आपका नेग्लिजिबल नहीं है। तो इस तरह का भी स्फीयर क्या कहलाएगा, हॉलो स्फीयर कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं हॉलो स्फीयर मतलब इसमें सेल टाइप का कभी कभी चीज़ बोल देगा तो उसका मतलब समझना है हॉलो स्फीयर, या इस टाइप का भी बोल देगा तो इस टाइप का भी हॉलो स्फीयर है, पर इसका थिकनेस जो है नेग्लिजिबल नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, इसका थिकनेस क्या हो जा रहा है, नेग्लिजिबल हो जा रहा है। तो असलियत में एक तो पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के टर्म में बोल सकते हैं। एक तो सीधा सीधी ये हुआ कि सेल बोल दे या हॉलो स्फीयर बोल दे जिसका इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, इसका सिर्फ एक ही रेडियस होगा और वो कितना होगा, R होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बेसिस पे होगा। तो स्फीयर को एक और कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला गया कि पहला जो होगा कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर मतलब हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे बोल सकते हो। हॉलो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बोल दो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, या इसको ऐसे लिख सकते हो HCS, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। ये शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी दे दिया जाता है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखाते हुए चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आता है, ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के बाद जो आपका आता है वो आता है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आता है। यहाँ पर आएगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग यहाँ से आता है आपका सॉलिड स्फीयर आता है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान से समझते जाना। यहाँ पर आता है ऐसे लिख सकते हो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इस तरीका से आता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, HC सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, या HC लिख दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर का लिखने का जरूरत नहीं है, हॉलो कंडक्टिंग यहाँ से क्या होगा, सॉलिड कंडक्टिंग हो जाएगा। अब आते हैं नॉन कंडक्टिंग में। तो यहाँ से क्या आता है, नॉन कंडक्टिंग, यहाँ से आता है क्या, नॉन कंडक्टिंग। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सॉलिड स्फीयर के पहले क्या लिख सकते हैं, हॉलो स्फीयर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हॉलो स्फीयर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, यहाँ पर H मतलब हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर NCH। ठीक है, तो यहाँ से ये शॉर्ट फॉर्म है नॉन कंडक्टिंग, N का मतलब नॉन कंडक्टिंग हो गया और C का मतलब क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, यहाँ से NCH हो गया, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो गया। उसके बाद आप इसको एक और फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं नॉन कंडक्टिंग, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, सॉलिड स्फीयर लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता भाई, कंडक्टिंग में दो कैटेगरी और नॉन कंडक्टिंग में दो कैटेगरी, बात खत्म हो गया। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, नॉन कंडक्टिंग यहाँ पर NC, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर NCS। तो नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, यहाँ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यहाँ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग में भी दो कैटेगरी, एक हॉलो सॉलिड, और नॉन कंडक्टिंग में भी दो कैटेगरी, हॉलो और सॉलिड।
अच्छा, अब यहाँ पर दिखाते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे होता है, क्योंकि अगर एक बार आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे इसमें ध्यान से देखिएगा, जैसे हॉलो कंडक्टिंग में अगर देखा जाए तो भाई कंडक्टर है, तो इस पे जो चार्ज होगा कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। चार्ज होगा वो कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। मतलब इसमें जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपको कभी भी कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर दिया जाए तो कंडक्टर होने के वजह से एंड हॉलो होने के भी वजह से जो चार्जेज होंगे वो सरफेस पर होंगे, क्योंकि अंदर तो खाली भरा है, अंदर तो कुछ भरा नहीं है। इसी तरीक़े से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कंडक्टिंग सॉलिड होने के वजह से सॉलिड होगा, फिर भी इसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आउटर सरफेस पर ही होगा। सर ये सॉलिड है सर, अंदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंडक्टिंग है। वो हम पहले बता चुके हैं कि अगर आपके पास कंडक्टर हो तो आपका जो चार्ज होता है वो सरफेस पर होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो। चलिए इसमें देखते हैं, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखिए सरफेस पर ही होगा। सर ये तो नॉन कंडक्टिंग है सर, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, बट क्या ये हॉलो है, तो हॉलो है तो जहाँ पे मटेरियल ही नहीं है वहाँ पे चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। भाई अगर यहाँ पर देखें आप, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है तो भाई अंदर तो खाली है ना, देख लो ना अंदर तो खाली है। तो अगर अंदर खाली है, यहाँ पर देखे ध्यान से, तो भाई अंदर चार्ज कहाँ से हो सकता है, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे वो कंडक्टिंग हो। जब अंदर मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पे चार्ज हो ही नहीं सकता। सेम ये इसमें देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे जो आपका होगा वो अंदर होगा, क्योंकि ये सॉलिड भी है और साथ ही साथ नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होता है तभी तो सरफेस पर होता है, नॉन कंडक्टिंग हो तो उसका वॉल्यूम में होगा, क्योंकि ये सॉलिड है। अगर हॉलो होता तो सरफेस पर होता। तो आप देख सकते हैं इसमें भी सिग्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी सिग्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें आपको रो इस्तेमाल करना होगा। रो मतलब वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेम है। मतलब ये तीनों में से कोई भी आपको दे दिया जाए, चाहे हॉलो स्फीयर दे दिया जाए, चाहे सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग का दे दिया जाए, चाहे नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का दे दिया जाए, क्या तीनों से बनाया हुआ सवाल क्या सेम निकलेगा, आंसर सेम निकलेगा? भाई ये तीन एक ही तो है, चाहे वो क्या बोल दे, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बोल दे या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल दे या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बात कर दे, तो तीनों से बनाया हुआ सवाल एक ही जैसा होगा। अब तीनों मतलब ध्यान से देखें, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको दिखाते हैं क्या क्या हमको निकालना है, इस चीज़ को समझाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे रियलिटी में क्या निकालना है, ये स्फीयर है, ठीक है। अब स्फीयर के एक पॉइंट अंदर ले लो, ये सेंटर है, और स्फीयर के अंदर एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट इसके सरफेस पर ले लो और एक पॉइंट इसके बाहर ले लो, 3 पॉइंट ले लो। तो तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, एंड तीनों इसके लिए ग्राफ बनाना है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, एक बार पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। मतलब 3 इलेक्ट्रिक फील्ड से और उसका एक ग्राफ 4 सवाल, फिर 3 पोटेंशियल से और उसका एक ग्राफ 4 सवाल, फिर से 8 सवाल, एंड एक सवाल और है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहता है। इस सिस्टम को बनाने में एनर्जी खर्चा होता है, वो एनर्जी फाइंड आउट करना रहता है। तो टोटल के टोटल अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर कितना क्वेश्चन आ गया, 9 क्वेश्चन आ गया। तो सोचिए ये तीनों के लिए ऐसे देखा जाए, 9 क्वेश्चन इसका, 9 क्वेश्चन इसका, 9 क्वेश्चन इसका, 9 क्वेश्चन इसका, तो टोटल सवाल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों के लिए तो सेम ही आंसर होगा, अलग निकालने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, सिग्मा से ही अरेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, रो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका है वो इसमें सेम है, तो तीनों के लिए सेम होगा। मतलब तीनों के लिए 27 सवाल ना होकर सिर्फ 9 सवाल होगा, और 9 सवाल इसका, तो जो 36 सवाल हो रहा था, अब हम लोग को कितना सवाल करना है, 18 सवाल। मतलब इसके लिए अलग नहीं निकालना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आएगा तीनों पॉइंट पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी आएगा तीनों पॉइंट पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी आएगा तीनों पॉइंट पर, और यहाँ पर जो पोटेंशियल तीनों आएगा सब सेम आएगा, तो तीनों के लिए सेम है। मतलब 9 या 27 सवाल ना कर हम एक 9 सवाल करते हैं, फिर इसके लिए 9 सवाल अलग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। इसका डायरेक्ट ग्राफ पूछता है,
रिजल्ट तो पूछता ही पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट ग्राफ, मतलब आपको रटा रटा भी होगा ना तो भी बना के आ जाओगे, डायरेक्ट ग्राफ पूछता है भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, HNC, हॉलो कंडक्टिंग, ध्यान से देखिए, हॉलो कंडक्टिंग, और शॉर्ट फॉर्म इधर उधर हो सकता है, आप इसके लिए टेंशन ना लें। यहाँ पर क्या है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, फिर सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, फिर यहाँ पर क्या है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर कह दीजिए, हॉलो नॉन कंडक्टिंग कह दीजिए, बात बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निकालना है, तो आप देखिए तीनों के लिए तो सेम ही होगा, तो हम तीनों के लिए एक काम करते हैं, ऐसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है आपका, क्योंकि जो भी चार्ज होगा सब बाहर ही होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़ा से, इसका रेडियस कितना है, R है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, R है, और इस पे चार्ज कितना मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग को 3 पॉइंट है, एक पॉइंट जो है P है, एक पॉइंट जो है यहाँ पर मान लीजिए Q है, और एक काम कीजिए P Q नहीं ABC मानिए A है, और ये B है, और एक पॉइंट जो है C है, एक पॉइंट जो है क्या है वो C है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास जो क्या है वो B है। अब तीनों पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ए वाला जो पॉइंट है, क्या जनरल दूरी हम स्मॉल आर लेने के लिए पहले बता चुके हैं, तो स्मॉल आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो पहला पॉइंट ए पॉइंट के लिए है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पॉइंट ए का कहानी हमको कर दिखाना है कि पॉइंट ए का कहानी क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए का कहानी, और मज़ा आने वाला है भाई, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए पॉइंट के लिए एक काम करते हैं, हमेशा गॉसियन सरफेस बना लिया करें, हमेशा गॉसियन सरफेस बना लिया करें। और आपको पता है कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेयर जैसा चीज़ में हो तो गॉसियन सरफेस स्पेयर टाइप का बनता है। तो चलिए कहाँ पर निकालना है, ए पॉइंट पर। तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाइए, ये आपका कैसा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। ध्यान से देखिए, गॉसियन सरफेस हो गया, क्योंकि गॉसला अप्लाई करना है ना भाई, जितना भी करना है, गॉसला पढ़ रहे हैं तो अप्लाई तो गॉसला ही करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही गॉसियन सरफेस बनाएं R रेडियस का, यहाँ पर देख सकते हैं अपने आप में, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है तो अपना मन से मान लेंगे, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है DS। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ से अप्लाई कर लीजिए, E डॉट DS बराबर क्या होगा, Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं ये जो गॉसियन सरफेस बनाया गया, क्या उसके अंदर कोई चार्ज है क्या भाई। तो अप्लाई क्या किए, गॉसला यहाँ पर अप्लाई कर दिए, तो थीटा का वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग बाहर कर देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं, क्यू इन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग के वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीका से R ग्रेटर देन R के लिए कर देते हैं, R ग्रेटर देन R के लिए कर लीजिए, R ग्रेटर देन R। तो सर आप यहाँ के लिए भी स्मॉल r ही लिए, सर बाहर के लिए भी स्मॉल r ही ले रहे हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अलग क्वेश्चन था। जनरल दूरी हमेशा स्मॉल r लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि ये और ये एक ही बार क्वेश्चन है, नहीं, यहाँ निकाले तो अलग क्वेश्चन था, यहाँ निकाल रहे हैं तो अलग क्वेश्चन है, जनरल दूरी r लेंगे। अब इस बार r जो है कैपिटल R से बड़ा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे ये मेरे पास ये स्पेयर था, इस पर चार्ज प्लस Q था, और ये यहाँ पर इस तरीक़ा से था। अब यहाँ से बाहरी पॉइंट है, तो क्या गॉसियन सरफेस हम बाहर बनाएंगे, तो गॉसियन सरफेस ये मेरे लिए क्या कैसा सरफेस हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया। ध्यान से देखिए, एक ऐसा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस गॉसियन सरफेस पर बाहर ही होगा, क्योंकि स्फेरिकल है तो रेडियली आउटवर्ड होता है, और एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो फिर से आप गॉसला लिखें, गॉसला अप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, गॉसला क्या होता है, E डॉट DS होता है, और Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन DS, Q इन कितना हो जाएगा, Q, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है, Q है। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस क्लोज लूप कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 4 पाई R² हो जाएगा, एंड Q बटा एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ से देखें तो 4πr² नीचे आ जाएगा Q/r²। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये वैसा है। देख लीजिए आप ध्यान से कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण KQ/r² है, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके जैसा ही है। इसका मतलब कोई भी, चाहे हॉलो कंडक्टिंग हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, अगर किसी भी बाहरी पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर ये तीनों स्फीयर में से किसी का भी अगर बाहरी पॉइंट पे पूछे, मतलब r पर पूछे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। और सीधा सीधा फॉर्मूला KQ/r² लिख सकते हैं, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² लिख सकते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² लिखा जा सकता है। तो चलिए इस पे ग्राफ पे काम कर लिया जाए। चलिए यहाँ पर ऐसे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर इस जगह पे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस एक बात और, अगर r पे क्या होगा, तो जो बाहरी है उसी के अनुसार होता है। तो KQ/ आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r², क्योंकि स्मॉल r के जगह पर क्या पुट कर दें, कैपिटल R पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा उस सरफेस का कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ/ कितना हो जाता है, r²। तो ये 3 सवाल हुआ और इसका फिर एक चौथा सवाल क्या हो जाएगा, ग्राफ। तो ग्राफ क्या कैसे होगा देख लीजिए। यहाँ पर ये R है और आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले R = R तक के तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और R = R पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, KQ/r² है, मतलब थोड़ा सा आगे कह सकते हो, जस्ट थोड़ा सा आगे, यहाँ से हम बोल सकते हो जस्ट थोड़ा सा आगे, है ना। तो अच्छा, इसके बाद क्या हाइपरबोला तो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि r के लिए अभी हम बताए थे कि r के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r², पर हाइपरबोलिक टाइप का जरूर होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, चाहे हॉलो कंडक्टिंग ले लीजिए, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग ले लीजिए, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग ले लीजिए। क्लियर है। चलिए भाई अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं पोटेंशियल पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हटाकर यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दीजिए, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इसका पोटेंशियल यहाँ से हम लोग हेडिंग डाल लेंगे पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल ड्यू टू द हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड क्या होगा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो पोटेंशियल के लिए फिर से हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा। तो r के लिए मतलब पॉइंट A पर निकालना है, अंदर वाला पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट पर कि अगर यहाँ पर देखें इस तरीक़ा से ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर हमको इस तरीक़ा से है, ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरीक़ा से है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका ये वाला रेडियस कितना है, r है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ से ये r दूरी है और ये पॉइंट A है, यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। तो आपको यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या, देखिए पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, V इनिशियल माइनस V फाइनल इंटीग्रेशन क्या E.dr होता है कि नहीं होता। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जैसे ही 0 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या V इनिशियल बराबर क्या V फाइनल। और मान लेते हैं कि हम A पॉइंट से इसके सरफेस पर जा रहे हैं, मतलब A पॉइंट से इसका कहाँ गए हैं, सरफेस पर गए। सरफेस क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि सरफेस का हमको पोटेंशियल पता है, कितना सरफेस पर होगा, KQ/r होगा। भाई सरफेस पर पोटेंशियल अगर देखोगे तो कितना होगा, KQ/r होगा। ऐसा क्यों सर, कैसे पता चला, क्योंकि इसके सरफेस पर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जस्ट आगे, तो ये सरफेस जो हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाता है, KQ/ क्या होता है, r होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि VA बराबर क्या होगा, V सरफेस, मतलब मेरे लिए इनिशियल ये था और फाइनल ये था। ऐसे भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या हर जगह का पोटेंशियल सेम होता है। ऑलरेडी हम प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में बता चुके हैं कि अगर यहाँ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे 0 है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होता है। तो सरफेस का कितना होता है पोटेंशियल, यहाँ पर बता दो, तो KQ/r होता है।
यहाँ पर देख सकते हो कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही होगा। तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है थोड़ा सा बाहर आने पर, तो सीधा सीधी क्या लिख सकते हो, KQ/R लिख सकते हो, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा, देखिएगा KQ/R आ गया भाई। KQ/R अंदर में क्या आ गया, KQ/R, हर जगह KQ/R, और आप अंदर में चेंज कितना भी करते रहिएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह KQ/R होगा। स्मॉल r से लेना देना इसमें नहीं है, स्मॉल r से वैरी नहीं करेगा। चलिए बाहर r इक्वल टू इस पे भी आ गया, इस पे हमको पता है कितना होता है, KQ/R होता है, इसलिए इसमें हम लोग को दिक्कत है नहीं। अब हमको C पॉइंट पे निकालना है जो कि कितना है, R>R, और इसको आप कह सकते हैं पॉइंट C। तो पॉइंट C में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले कि अगर आप कोई भी बाहरी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, आप एक Q चार्ज है और आपका इसका रेडियस कितना है, R है, तो अगर आप कोई भी बाहरी पॉइंट को आप कंसीडर करते हैं तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है कि नहीं। ये बाहरी पॉइंट है, ये स्मॉल r है, ये वाला दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो कोई भी अगर बाहरी पॉइंट को आप कंसीडर करते हैं तो सिंपली यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा फिर से बता रहे हैं कि क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा रहे थे तो हमने देखा कि जब हम बाहरी पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज अगर Q है और R दूरी पर पोटेंशियल पूछ रहा है, तो क्या सीधा सीधी हम KQ/r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, सिंपल सा है, स्मॉल KQ क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। तो देख सकते हैं KQ कितना आ गया, स्मॉल r आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से कर सकते हैं पोटेंशियल बाहरी पॉइंट पे, अगर R इक्वल टू R पे हो तो पता ही है, R इक्वल टू R पे बाहर के अनुसार करते हैं, तो R इक्वल टू R बाहर वाला में पुट करेंगे तो V सरफेस कितना आ जाएगा, KQ/R। यहाँ पर से जो कि हम थोड़ा देर पहले इसको यूज भी किए थे कि सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। तो बाहर हो तो पॉइंट चार्ज की तरह KQ/r, अंदर हो तो जो सरफेस पर होगा वो होगा, और सरफेस पर हो तो जो सरफेस पर होता है KQ/r। तो ये 3 सवाल फिर से हो गया, तीनों के कारण ग्राफ बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि R<R के लिए क्या था, R आपका छोटा R हो तो पोटेंशियल कितना होता है भैया, KQ/R, मतलब स्मॉल r से इंडिपेंडेंट। R<R हो तो क्या हो जाएगा, सॉरी R>R हो तो क्या, KQ/r, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एंड R इक्वल टू R हो तो सबको पता है क्या होगा, KQ/R, क्योंकि बाहरी पॉइंट के अनुसार होता है, जहाँ पे स्मॉल r के जगह पे R पुट कर दिया जाता है। और जब आप ग्राफ बनाएंगे V और R में तो देखिए पहले कांस्टेंट रहेगा कहाँ तक के, R बराबर R तक के, और ये होगा KQ/R, और फिर हाइपरबोलिक इस तरीका से चेंज करेगा। तो आपका ये 4 सवाल फिर से हो गया, टोटल कितना हो गया, 8 सवाल। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको देखो। पोटेंशियल एनर्जी 2 तरीका का से होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, मतलब 2 चार्ज के बीच में होता है, और एक होता है इस टाइप का, इसको हम कहेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग का निकालना है। तो पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, खुद का एनर्जी। भाई ऐसे थोड़ी ना है कि ये चार्ज आसपास है, प्लस प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, पर ये तो स्टेबल है, दोनों रिपेल नहीं हो रहे हैं, मतलब कैसे ऐसे पॉसिबल है। तो असलियत में ये एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी से बंधा हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। असलियत में इसको क्या किया गया है, इस चार्ज को इन्फिनिटिव से एक एक करके लाया गया है, एक एक करके लाया गया। तो भाई तो लाने में जो हमको वगडन करना पड़ा होगा वही तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में जाता है। याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में ये सब बताया गया है कि हम इन्फिनिटिव से पकड़कर कोई भी चार्ज को लाते हैं, तो अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स उसके अगेंस्ट वर्क करता है तो समझ जाइए कि उसके अंदर जो उस वर्क के कारण जो जिस एनर्जी में जाएगा वो एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक काम करो, इसको तोड़ दो, पूरा तोड़ दो और सबको इन्फिनिटी पर भेज दो, सारे चार्ज को। और यहाँ पर ये तो कंडक्टिंग है, रेडियस R है। अब एक एक करके इन्फिनिटिव से चार्ज को लाना स्टार्ट करो, ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा,
चार्ज को लाना स्टार्ट करो, छोटा छोटा चार्ज को। तो सोचो पहला चार्ज जब लाओगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, पहला चार्ज जब लाओगे। लेकिन जब दूसरा चार्ज लाओगे तो क्या ये पहला रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में। मतलब ये जो एनर्जी में जाएगा, जो हम वर्क डन कर रहे थे, जिस एनर्जी में फॉर्म होगा जाएगा, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इंट्रैक्शन टाइप का चीज नहीं है, ये खुद ब खुद है, खुद सेल्फ ही है, इसलिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी इसको कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी समय पर ये क्यू चार्ज आ गया, मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अब डी क्यू चार्ज वापस लाएं, तो हम बोले कि इस डी क्यू को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो डी क्यू को लाने में जो वर्क डन होगा, क्या आपको पता है? एक्सटर्नल वर्क डन इसको कहेंगे, एक्सटर्नल, क्योंकि हम ला रहे हैं इसको पकड़कर। तो इस छोटे से चार्ज को यहाँ लाने में कितना वर्क डन होगा। पहले एक मान लो कि एक जनरल सारा चार्ज नहीं आया है कैपिटल क्यू, कुछ ही चार्ज आया है, और वो चार्ज कितना है? क्यू है या स्मॉल क्यू है। तो अब पूरा वर्क डन करने में मान लेते हैं कि एक छोटा सा चार्ज लाने में कितना वर्क डन लगा होगा। तो हमको पता है कि वर्क डन जो होता है, क्या क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी होता है कि नहीं होता। तो आप यहां से देख लीजिए, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, क्यू कितना है? डी क्यू, और डेल्टा वी कितना है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, वी इनिशियल का मतलब क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये डी क्यू है, वी फाइनल मतलब वी सरफेस, सरफेस पर लाना, और वी इनिशियल मतलब वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर क्या होता है? जीरो होता है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जो आ जाएगा आपका, वो कितना आएगा? सरफेस पर कितना है? के क्यू आर, आर तो कैपिटल आर ही होगा, और क्यू तब तक कितना आ चुका था? कैपिटल क्यू आ चुका था, इंटू डी क्यू। तो यहाँ पर वेरिएशन चार्ज में है, तो इंटीग्रेशन जब होगा तो ये वर्क डन एक्सटर्नल नेट आएगा, यहाँ पे क्यू पर लिमिट रखेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? जीरो से, और फाइनल कहाँ तक जाएगा? कैपिटल क्यू तक, तो कैपिटल क्यू तक हो गया। तो ये आपका जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा, ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये वर्क डन एक्सटर्नल जो होगा, क्या क्यू को क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या क्यू स्क्वायर बाई 2 आएगा। कहाँ से कहाँ? जीरो से कैपिटल क्यू। तो आपका यहाँ से वर्क डन एक्सटर्नल जो आ जाएगा, देखिएगा, वर्क डन जो एक्सटर्नल आएगा, क्या के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और क्या यही सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा? यही क्या होगा? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज जो एक्सटर्नल वर्क डन किया होगा, जो सारे चार्ज को इन्फिनिटिव से लाकर इस कंडक्टर पे रखा होगा, क्या वही एनर्जी किसमें, क्या वो वर्क डन किसमें चला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। और इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग को, स्फेरिकल सरफेस को अगर बनाने में जो एनर्जी लगा होगा, वो एनर्जी कितना हुआ होगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r। इसको किस नाम से जानते हैं? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी किसके फॉर्म में होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनर्जी कहाँ से कहाँ और किसके फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये जो है ऐसे है, ये प्लस चार्ज है आपका, देखिएगा ये क्या है? ऐसे प्लस चार्ज है। तो ये आपका जो है कितना है? आर है। अच्छा, ये चार्ज कहाँ से ला रहे थे? इन्फिनिटिव से। कहाँ पर छोड़ रहे थे? R इक्वल टू आर पर, मतलब सरफेस पर। तो ये जो होगा एनर्जी, वो R इक्वल टू आर से इन्फिनिटिव तक के होगा। ये जो एनर्जी होगा, मतलब जहाँ से आप चार्ज को लाते हैं और जहाँ पर आप रखते हैं, उसी के बीच में होता है एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी जो होगा, यहाँ पर लिख सकते हो, एनर्जी इज distributed energy is distributed from r equal to r to r equal to infinity in the form of electric field। और ये जो एनर्जी फॉर्म होता है किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। R इक्वल टू आर से कहाँ तक? R इक्वल टू इन्फिनिटिव तक के होता है। और ये जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपका कहाँ तक होता है? यहाँ पर किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। चलिए भाई, तो ये आपका हो गया चार, इसका भी चार हो गया, उसका भी चार, 8, 1 9 सवाल खत्म। मतलब 27 सवाल खत्म आप कह सकते हैं, तीनों के लिए हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस पे? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो फिर से इससे 4 सवाल, फिर इसी तरीका से पोटेंशियल से 4 सवाल, और फिर इसी तरीका से आपका एनर्जी 1 सवाल और आएगा। मतलब 9 सवाल खत्म कर चुके हैं, 9 सवाल और बचा हुआ है। चलिए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। फिर हम लोग इसी के कैविटी पे करेंगे। एक बार काम करेंगे नॉन कंडक्टिंग के कैविटी पर, एक बार काम करेंगे कंडक्टिंग के कैविटी पर, उसके बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थिंग, वायर को कनेक्ट करना, बहुत सारा सवाल, प्लेट के बारे में बहुत सारा, है ना। चलिए आ जाए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये जो है आपका, ये इस सिचुएशन बताते हैं। इसमें चार्ज नॉन कंडक्टिंग होने के वजह से आपका अंदर में होगा, नॉन कंडक्टिंग होने के वजह से क्या अंदर में होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर है, ये याद रखना, ये रो की तरह होगा, रो कूलम पर मीटर क्यूब होगा। एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा बी है, और एक पॉइंट हमारा सी है। याद रखिएगा सरफेस पर हमेशा बाहर वाले के अनुसार ही लिखा जाता है, अंदर वाला का अपना अलग होता है। चलिए ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब पहला यहाँ पर लिख सकते हैं R लेस देन R, मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं पॉइंट ए पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा याद रखना। इसको डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना, मजा आ जाएगा। जिसके बारे में बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R लेस देन R पॉइंट ए, फिर से क्या है, सेम सर गॉसियन सरफेस बना ले, चाहो तो पॉज करके खुद से बना लेना, एक बार बना के चेक करना। गॉसियन सरफेस बना के गॉस लॉ अप्लाई कर देना है। हाँ भाई देखे ध्यान से, यहाँ पर ऐसे 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 इस तरीका से है भाई, ऐसे है ना, ये आपका इस तरीका से आ गया, ऐसे है इस तरीका से। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, क्लियर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अंदर के कोई पॉइंट को हम लोग कंसीडर किए, अब यहाँ पर क्या किए, एक गॉसियन सरफेस बनाए। ये हमारा कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। भाई गॉसियन सरफेस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि स्पेरिकल में हमेशा रेडियल होता है और एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 होता है और हर जगह वही होगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्यू इन जरूरी होगा, तो पहले क्यू इन निकालने का प्रयास कर लेते हैं। क्यू इन कितना होगा भैया, तो रो और इंटू इसके अंदर का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। भाई रो तो सबके लिए सेम है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर भाई ये कितना दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो भैया डेंसिटी पता है, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यू। खत्म हो गया भाई, क्यू ही निकल गया। तो आइए अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। तो यहाँ से हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई क्या करेंगे, गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ। एक ही चीज़ करना है भैया, एक ही चीज़ करना है जनाब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको याद होगा, कुछ जाना पहचाना सा होगा कि सर एक ही चीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है। क्यू इन कितना हो गया, 4/3 हो गया पाई आर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो आप ds को क्या लिख सकते हैं, ds को 4 पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ से आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं 4 पाई आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो और अंदर के किसी भी पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हो, तो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो रो r बटा कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r आपका है, क्या है, डायरेक्टली। अच्छा इसमें कभी कभी q के फॉर्म में पूछता है कि मान लिया चाहे q चार्ज होता तो q के फॉर्म में कैसे निकालते, तो देख लेते हैं q के फॉर्म में भी r लेस देन r में, फिर बाकी तो हम लोग धीरे धीरे करते ही रहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या होता है भाई। चलिए Q के फॉर्म में अगर आपको देखना है यहाँ पर Q के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली Q क्या लिखा जाता है, रो इंटू क्या लिखा है, या फिर आप ऐसे देख लीजिए रो का क्या लिख सकते हो, क्या टोटल चार्ज बटा
टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल क्यू चार्ज इसका आ जाएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या है, रो आर बटा कितना आया 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो के जगह क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू एंड इंटू आर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हो, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो के क्यू आर बटा आर क्यू, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया के, और आर क्यू तो ऊपर था आर, और बटा क्या हो जाएगा आर क्यू। ये किसके फॉर्म में हो गया, ये आपका क्यू के फॉर्म में हो गया। और कहाँ पर हो गया, तो आर लेस देन आर, मतलब अंदर के कोई भी पॉइंट पर पूछे तो दो फॉर्मूला देखिए, यहाँ से भी स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर रो के टर्म में पूछे तो रो आर बटा कितना होता है 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप देख सकते हैं रो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अंदर के किसी भी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका पोटेंशियल लिखा जा सकता है। चलिए अब हम लोग करते हैं बाहरी पॉइंट के लिए बाहर। तो ऑब्वियस है बाहरी पॉइंट के लिए ये क्या है, बाहरी पॉइंट के लिए फिर से आप देख सकते हैं ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कैसे, अभी हम करके दिखा देते हैं, आपको दिख जाएगा। आर ग्रेटर देन आर के लिए जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ये प्लस चार्ज है ना, इस तरीक़ा से प्लस चार्ज है, देख लीजिए ये आपका क्या है, ये ऐसे प्लस चार्ज है। अब एक काम कीजिए, बाहरी पॉइंट पर निकालना है आर, जो कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा बाहर। तो थीटा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री लिख सकते हैं। अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं चार्ज क्यू है, हालांकि क्यू को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पर हम क्यू रहने देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये भी अगर बाहरी पॉइंट आप कंसीडर करते हैं तो ये भी जो आपका है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन यहाँ पर ds हो जाएगा, क्यू इन कितना होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो ds का मतलब कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आप देख सकते हैं क्या आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया कि नहीं किया भाई, देख लीजिए भाई, मतलब चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो वो पहले तीनों वाला हो, या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, कोई भी अगर बाहर पॉइंट का लिए आप कंसिडर किए तो आपके लिए ये जो है वो कैसा पॉइंट की तरह बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, और ये क्या हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये आर ग्रेटर देन के लिए एंड आर इक्वल टू आर पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये आप देख सकते हैं कि क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो आप एक काम कीजिए इसमें, है ना, एक काम करते हैं इसमें, क्या एक काम करना है भाई, ध्यान से देख लें इसमें ये देखें ग्राफ का अगर बात किया जाए तो आर, यहाँ पर ग्राफ का बात कर दिया जाए आर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा आर इक्वल टू आर तक के, और उसके बाद देखिएगा एक हाइपरबोला टाइप का बनेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये क्यों, अंदर में क्या हुआ था, क्या रो आर बटा क्या हुआ 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड आर ग्रेटर देन आर में क्या हुआ तो के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। तो कैपिटल आर स्क्वायर देखिए स्मॉल आर स्क्वायर है, यहाँ पर यहाँ भी स्मॉल आर है, डायरेक्टली यहाँ इन्वर्सली है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ये ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आर और आर के बीच में। तो देखिए इसका भी कितना सवाल हो गया 3 1 4 सवाल हो गया। अब उसी तरीके से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि हमको स्पेस ज़्यादा मिल सके। पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए फिर से देख लीजिए। तो अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा आप पहले ग्रेटर देन आर के लिए कर लें, आर ग्रेटर देन आर के लिए। तो आर ग्रेटर देन आर में क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर फिर से आपको दिखाई देगा क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरीक़ा से, है ना। अब इस बार बाहरी पॉइंट पर कर रहे हैं तो इसका डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इधर होगा, एंड छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर लिएगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल के साथ रिलेशन जो आता है वो इसी तरीक़ा से आता है ना। यहाँ पर क्या आता है v इनिशियल माइनस v फाइनल
आपको पता होगा कितना आता है ई डॉट डी आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा, अभी तुरंत प्रूव किए थे कि बाहर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो के क्यू बाई क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। इसको डॉट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे गए हैं, बहुत छोटा सा आगे गए हैं, तो डॉट का कोई मतलब। जब इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो से कहाँ आर इक्वल टू आर से इन्फिनिटी तक ले जाइएगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो आर पर पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। तो आप देखिएगा कि फिर से ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा। नहीं विश्वास है करके दिखा दें, देखिए अप्लाई कीजिए। ये क्या है, आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो V आर पे एंड V इन्फिनिटी पे, फाइनल इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं। हम ऐसा दो पॉइंट चुनते हैं जिसमें दोनों एक पॉइंट को निकालना हो और एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता हो। तो आप देख सकते हैं वी आर माइनस क्या हो गया, V इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ पर होता है, इसको इंटीग्रेट कर दें, ऐसे आएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है बाहरी पॉइंट के लिए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, और डी आर। तो आप इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये तो जीरो ही है, वी आर क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ से कहाँ ये हो जाएगा, r इक्वल टू आर से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई आर, के क्यू को ऐसे कर दो माइनस वन बाई आर, आर से इन्फिनिटी। तो पहले आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा बाद में आर, तो ये माइनस इंटरचेंज कर देगा, पहले आर हो जाएगा बाद में इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आर पे आ जाएगा जो पोटेंशियल वो हो जाएगा वन बटा आर माइनस वन बटा इन्फिनिटी, ये जीरो हो गया। तो आप देख सकते हैं क्या के क्यू बाई आर आया, तो क्या ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है कि नहीं। तो फिर से अगर आप बाहरी पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये स्फीयर कैसा हो जाएगा, अब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो क्या हम इसको डायरेक्ट के क्यू बटा क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ग्रेटर देन आर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम, अच्छा सरफेस पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर पे, तो भैया बाहरी अनुसार है तो सीधा सीधी सरफेस पर क्या लिख सकते हो, के क्यू बटा टू आर, सॉरी के क्यू बटा आर लिख सकते हो, खत्म। अब हम लोग अंदर के बात कर लेते हैं, अंदर वाला बात कर लेते हैं, अंदर के किसी पॉइंट पर। जैसे मान लिया जाए कि ये है हमारा पॉइंट ए है, ए, ठीक है, तो ये स्मॉल आर है, आर लेस देन आर है, ठीक है। अच्छा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, कितना पता है भैया, क्यू के टर्म में ही लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताएं के क्यू आर बटा आर क्यू पता है हमको। अच्छा छोटा सा आगे बढ़ जा रहे हैं इसलिए क्योंकि फॉर्मूला डिराइव इसी से होगा, क्योंकि हमको पोटेंशियल है। अच्छा दो पॉइंट चुनना है, एक वो पॉइंट जिस पर पोटेंशियल निकालना है और एक वो पॉइंट जिस पर हमको क्या पता हो पोटेंशियल। तो देखिए एक तो इन्फिनिटी पर पता है और दूसरा क्या है, सरफेस पर, तो हम सरफेस कंसिडर करके चलते हैं। तो ए से कहाँ जाएंगे, सरफेस पर। क्यों, सरफेस के जस्ट पीछे, क्योंकि वेरिएशन इसका सेम है, इधर आओगे तो वेरिएशन कुछ और हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो के क्यू आर बटा क्या हो जाएगा, आर क्यू। तो यहाँ पर वी इनिशियल माइनस वी फाइनल यूज करिएगा क्या, ई डॉट, यहाँ से क्या यूज करिए, डी आर। तो वी इनिशियल क्या है, वी ए, और वी फाइनल क्या है, वी सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी ये गॉसला में होता है, ये इसमें नहीं होता है, ये ऐसे सीधा सीधी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, तो के क्यू आर बटा आर क्यू, डी आर और थीटा जीरो, कहाँ से कहाँ, आर इक्वल टू आर से आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो आप देख सकते हैं कि वी ए माइनस वी सरफेस बराबर कितना आ गया, के क्यू बटा आर क्यू, और इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ, आर इक्वल टू आर से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आएगा वी ए, और वी सरफेस कितना होता है, के क्यू बटा आर, ये कितना होगा, के क्यू बटा आर क्यू, यहाँ से देखिए, और यहाँ पर आएगा कैप टू इधर कर लो, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ए पर निकालना है हमको, तो ए पर निकालने के लिए क्या करें, इसको इधर कर देंगे। तो जब आप इसको अंदर करिएगा तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, के क्यू आर, सॉरी के क्यू बटा कितना आएगा, टू आर। देख लीजिए ये अंदर, ये वाला अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर कैंसिल, के क्यू बाई टू आर, माइनस में आएगा के क्यू आर स्क्वायर बटा टू आर क्यू, इस तरीका से आएगा। तो और ये वाला जाके उधर प्लस में हो जाएगा, के क्यू, सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में के क्यू बटा आर, ये वाला इधर जाके। तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ गया कितना आ गया, देखिए टू के क्यू बाई
सॉरी यहाँ पर आर था ना, सॉरी 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 ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर और के क्यू बाई 2r है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 + 1 तो 3/2। तो यहाँ पर कितना आएगा 3k³ बाई 2r और माइनस में r² 2r तो आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला ये आ गया 3k³ बाई 2r r² 2r³। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो पर ग्राफ इसी से बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है kq बाई, यहाँ पर आप एक काम कीजिए 2r³ कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3r² माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2r²। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा वे में है, ऐसे ये भी है फॉर्मूला ठीक, पर ये देखिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा k³ बाई 2r³ इंटू 3 कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। यहाँ से k³ बाई 2r³ कॉमन कीजिएगा तो देखिए इस यही आ जाएगा आपका। तो ये ए पर पोटेंशियल निकल गया, ध्यान देखिए ए पर पोटेंशियल। अब इसका देखिए ये पैराबोलिक है और उसमें भी डाउनवर्ड पैराबोलिक है और उसमें भी जिसका सेंटर थोड़ा ऊपर है। देखिए इतना कांस्टेंट है ना जुड़ा हुआ, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। चाहिए तो इसका हम ग्राफ बनाकर बताते हैं, देख लीजिए इसका ग्राफ क्या होता है, हम करके दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको फील करना पड़ता है ग्राफ के लिए। ए पर जो पोटेंशियल अंदर में आया वो कितना आया k³ बाई 2r³, यहाँ से आया 3r² माइनस स्मॉल r², ये आया आपका पोटेंशियल। अब सोच के देखिए ये वाला जो है पैराबोलिक है, मतलब इस टाइप का पैराबोलिक। ध्यान से देखिएगा r = r तक के, देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल है। सबसे पहले ये तो डाउनवर्ड है और जिसका सेंटर ये जो मल्टीप्लाई होगा ये कांस्टेंट प्लस में ऊपर है तो ये ऐसे आएगा, लेकिन r = r तक ही तो वेरी कर रहा है। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला इस तरीका से आएगा, ऐसे इस तरीका से, ठीक है ऐसे। लेकिन उसके बाद क्या, इससे पहले जब वो बाहर जैसे ही जाता है तो क्या पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ये कब है, जब r लेस देन r है। लेकिन अगर r ग्रेटर देन r हो तो पोटेंशियल कितना होता है k³ बाई स्मॉल r, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। तो क्या उसके बाद हाइपरबोलिक बन जाता है, इस तरीका से देखिएगा ऐसे, इस तरीका से बन जाता है। तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको, ये वाला को समझना पड़ेगा कि ये जो है आपको r = 0 पर, यहाँ से देख लीजिए r = जब 0 पुट कीजिएगा तो ये यहाँ पर सॉरी r = सबसे पहले स्टार्टिंग में ये कितना ऊपर है, ये वाला कितना ऊपर है, ये वाला ये ऊपर कितना है। तो ये जब आप देखिएगा r = 0 यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ पर से आपका कितना आएगा, क्या 3/2 यहाँ पर k³ बाई सेंटर पे, इस बार सेंटर पे 0 नहीं है पोटेंशियल, इस बार सेंटर पे है 3/2 k³ बाई 2r, 3k³ बाई 2r। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटर पे 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। मतलब अगर सेंटर का पोटेंशियल निकालना हो तो सिंपल 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। देख लीजिए पोटेंशियल सरफेस क्या होता है k³ बाई r होता है ना। तो अगर सेंटर पता हो तो सरफेस का, सरफेस पता हो तो सेंटर का, क्योंकि ये r = 0 पर है। यहाँ पर देखा जाए तो एक r का वैल्यू क्या है 0, तो r = 0 पर देख लीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, जिसका स्क्वायर है जिसका पावर 1 होता है उसी का सिमेट्रिक होता है। तो देखो पोटेंशियल के पावर 1 है, r के पावर 2 है, तो पोटेंशियल का सिमेट्रिक होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा, पर पूरा में थोड़ी ना होगा, कहाँ तक होगा। अच्छा इधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर इधर नहीं किया, इधर भी हो सकता है। ये वाला जो है ग्राफ ऐसे जाकर यहाँ आकर फिर ये ऐसे आ जाएगा इस तरीका से। तो आप इधर भी ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे भी ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, इस तरीका से आप दोनों में ग्राफ बना सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं भी ग्राफ बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रहे कि यहाँ पर जो होगा ये हाइपरबोलिक है, डाउनवर्ड है, और उसमें भी सेंटर ये वाला नहीं है, वो थोड़ा ऊपर है, कितना 3/2 k³ है, जो कि ये r = 0 पर है। r = 0 पर इसमें पोटेंशियल 0 नहीं है, बाकी में r = 0 पर पोटेंशियल 0 था, ठीक है। हालांकि बाकी में नहीं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो उसमें तो हर जगह कांस्टेंट होता है, तो जो सरफेस का वही होता है। खैर वो तो बात की बात है, पीछे बता चुके हैं। तो ये पोटेंशियल और r के बीच में क्या बन गया, ग्राफ हो गया। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है।
तो बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और मन लगा कर ये सब जितना भी थ्योरी कराते हैं अच्छे से कॉपी में नोट करके दोबारा खुद से बनाने का प्रयास करें बिना देखे। उसके बाद अपने आप में फिर एक बुक कोई भी उठा ले, जैसे एससीबी हो गया, सिंगेज हो गया, कोई भी उठा ले और सॉल्व करें। धन्यवाद।